हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। आप सभी को मालूम है कि हम इस चैनल के ऊपर में सीक्रेट ऑफ सक्सेस के ऊपर में एक सीरीज रन कर रहे हैं और उस श्रृंखला में हमने दो वीडियो ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था और दूसरा वीडियो था पहला चैप्टर जो है थिंक एंड ग्रो रिच, जो नेपोलियन हिल ने 1937 में बुक लिखी थी, उस पे आधारित था। थॉट्स आर दी थिंग्स। अब हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच के, और वो है डिजायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोस्तों कि नेपोलियन हिल ने बोला है और लिखा है उस किताब में कि डिजायर जो होती है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सफलता की दिशा में। जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा, एडवर्ड बार्न्स एक बहुत ऑर्डिनरी व्यक्तित्व थे। उनके दिमाग में एक थॉट आया कि उन्हें थॉमस एडिसन से पार्टनरशिप करनी चाहिए। थॉट बहुत बड़ा था और उन्होंने इसको अचीव किया। थॉमस एडिसन हिमसेल्फ, अगर उनकी खुद की बात करें तो उन्होंने केवल 3 मंथ्स की स्कूलिंग की थी और दुनिया के एक ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बने, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब, हम सभी जानते हैं, एक बहुत मेजर इन्वेंशन था दुनिया में। तो नेपोलियन हिल के अगर एंटायर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो उन्होंने बोला है डिजायर होना चाहिए। डिजायर, पल्सेटिंग डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए, और साथ में जो पर्पस है वो बहुत डेफिनेट होना चाहिए कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, बहुत क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, और साथ में नेवर क्विट एटीट्यूड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम डिजायर के बारे में, जो सेकंड चैप्टर है थिंक एंड ग्रो रिच का, उसके बारे में चर्चा तो करेंगे, और साथ में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि नेपोलियन हिल अल्टीमेटली बोलना क्या चाहते हैं। और 6 स्टेप्स बताऊंगा इस वीडियो में, जो अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आप में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए इस चर्चा की शुरुआत कर। यदि डिजायर स्टार्टिंग पॉइंट है सफलता की दिशा में, तो पहले तो आपको अपनी डिजायर को तय करना पड़ेगा। क्या आप स्टॉक मार्केट में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या किसी और फील्ड में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? और डिजायर एक बार आपकी फिक्स हो गई तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी डिजायर जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं, वो बर्निंग डिजायर है कि नहीं, वो पल्सेटिंग डिजायर है कि नहीं। क्योंकि ये डिजायर कमजोर नहीं होना चाहिए। डिजायर माने हिंदी में बोलते हैं इच्छा। इच्छा शक्ति इतनी अधिक होनी चाहिए कि आपके कोई भी कदम उस दिशा में बढ़ने में डगमगाना नहीं चाहिए। तो वो बर्निंग डिजायर होती क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ये एग्जाम्पल मैं नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में, जो 1937 में पब्लिश हुई थी, उसमें से आपको शेयर करने जा रहा हूं। एक ग्रेट वॉरियर था, योद्धा था, जिसने बैटलफील्ड के ऊपर में, युद्ध के मैदान पर एक सिचुएशन को फेस किया। और वो सिचुएशन क्या थी कि उसके टीम के जो सोल्जर्स थे वो थे तो काफी, लेकिन जो एनिमी कैंप के, शत्रु कैंप के जो सोल्जर्स की संख्या थी वो बहुत ही अधिक थी। लेकिन उसकी डिजायर जो थी टीम लीडर की, वो पल्सेटिंग डिजायर थी कि युद्ध को जीतना है और किसी हालत में जीतना। अब सोचिए उसने क्या किया। उसने अपने सारे सोल्जर्स और उसके पास जो भी इक्विपमेंट थे उसको बोट के ऊपर में लोड किया, और नदी जो थी वो एक बॉर्डर लाइन थी दो देशों की,
तो उस नदी को क्रॉस किया और बैटल फील्ड में वो शत्रु के कैंप में चला गया और वहां पहुंचने के बाद उसने अपने सोल्जर्स को अनलोड किया और साथ में इक्विपमेंट को अनलोड किया और उसके बाद उसने आदेश दिया कि जितनी भी शिप्स हैं, जितनी भी बोट्स हैं, उन्हें जला दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने अपने टीम के सोल्जर्स को बोला कि अब ये जो शिप्स हैं, बोट्स जो हैं, ये धुआं बन चुके हैं, स्मोक बन चुके हैं, तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अगर हम जिंदा वापस लौटना चाहते हैं तो हमें ये युद्ध जीतना होगा, नहीं तो हम जिंदा वापस नहीं लौट सकते हैं। विन और पेरिश। और अल्टीमेटली उस योद्धा ने उस युद्ध को जीता क्योंकि वो डिजायर जो थी पल्सेटिंग डिजायर। और शायद इसी से ये कोट आया है, बर्न ऑल द ब्रिजेस बिहाइंड। किसी चीज की विश करना और किसी चीज की डिजायर करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है दोस्तों? डिजायर जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है और स्टेट ऑफ माइंड होने के कारण वो अगर पल्सेटिंग डिजायर है तो वो चीजों में कन्वर्ट, जिसकी आप इच्छा रखते हैं उसके होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। यदि आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो वो विश भी हो सकती है और वो पल्सेटिंग डिजायर भी हो सकती है। जिस व्यक्ति में पल्सेटिंग डिजायर होती है वो व्यक्ति 5000 पन्ने की टेक्निकल एनालिसिस की बुक को पीछे जब तक उसे खत्म नहीं करेगा वो रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कल देखते हैं, परसों देखते हैं, एट वंस उसकी वो शुरुआत करेगा और उसे खत्म करेगा। या इस चैनल पे जीरो टू हीरो में 100 से अधिक वीडियोस हैं, तो उन ट्यूटोरियल वीडियोस को वो सारे कोर्स को खत्म करेगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरा कोर्स खत्म करके उसने रिवाइज नहीं कर लिया है, क्योंकि उसकी डिजायर जो है वो पल्सेटिंग डिजायर है। और यही कारण है इस चैनल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कुछ लोग उसका 5 बार रिवीजन करके कंसिस्टेंटली पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। एक और मैं स्टोरी सुनाना चाहूंगा जिसका जिक्र आया है नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में। 1871 में अक्टूबर महीने में एक बहुत भयानक आग लगी थी शिकागो शहर में, अमेरिका में, जिसे ग्रेट शिकागो फायर के नाम से जाना जाता है। वो आग इतनी भीषण थी कि 2 दिन तक वो आग लगी रही, कई दुकानें जल गईं, 300 लोगों की जिंदगियां चली गईं। और उस जमाने में 1871 में एक एस्टिमेटेड जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ वो था करीब $200 मिलियन से अधिक का लॉस हुआ। वहां के जितने शॉप ओनर्स थे वो खड़े होके देखते रहे और कुछ कर नहीं पा रहे थे और आपस में चर्चा कर रहे थे कि अब इस जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाए क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और अल्टीमेटली अधिकतर लोगों ने ये तय किया कि इस जगह को छोड़ते हैं, कहीं और जाके सेटल होते हैं और कारोबार को चालू करते हैं। लेकिन उस भीड़ में एक बंदा था जिसने तय किया कि नहीं, मैं शिकागो छोड़ के नहीं जाऊंगा और जिस जगह में आग लगी है उसी जगह में दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टोर बनाऊंगा। और उसकी डिजायर इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पल्सेटिंग डिजायर थी कि ये चीज उसने अचीव किया। और जब नेपोलियन हिल ने ये किताब लिखी थी 1937 में, तब वो स्टोर वहां पे खड़ा था। वो पल्सेटिंग डिजायर तो थी कि राइट ब्रदर्स ने सोचा कि हम उड़ना चाहते हैं और आज मॉडर्न डे एयरप्लेन्स, एयरक्राफ्ट जो हम देख रहे हैं उसका इन्वेंशन हुआ 1903 में, जब उन्होंने एक सक्सेसफुल फ्लाइट को अचीव किया। और उसी वक्त की करीब करीब बात है दोस्तों कि चार्ल्स एच डाउ, जिन्हें स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस का फादर कहा जाता है, फाउंडर कहा जाता है, उन्होंने दुनिया को कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरह से मार्केट के डेटा को एनालाइज करके, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, प्राइस एंड वॉल्यूम की एनालिसिस करते हुए हम स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट की दिशा में
काम कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 स्टेप्स। अगर उन स्टेप्स को आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं तो आप जो भी चीज विचार कर रहे हैं, जिसका आपका पल्सेटिंग डिजायर है, पर्पस अगर डेफिनेट है, तो आप उसे अचीव कर सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। वो फिर स्टॉक मार्केट की सफलता हो और या फिर किसी अलग फील्ड की सफलता के बारे में आप विचार कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 6 डेफिनेट स्टेप्स जिसको आपको फॉलो करना है, और ये नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में इसका जिक्र हुआ है। और ये वो 6 स्टेप्स ऐसी हैं जिसके माध्यम से आपकी जो इच्छा है सफलता प्राप्त करने की, उसको फाइनेंशियल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये 6 स्टेप्स बताने के बाद इस वीडियो का क्लाइमैक्स होगा, जो चैप्टर 2 का थिंक एंड ग्रो रिच का भी क्लाइमैक्स है, और उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहले 6 स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको अपने दिमाग में एक अमाउंट को फिक्स करना है कि आप कितना पैसा चाहते हैं, कितना मनी आप अपने पोजीशन में चाहते हैं। ये इनफ नहीं होगा ये बोलना कि मैं बहुत सारे पैसे चाहता हूं। डेफिनेटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एब्सोल्युटली डेफिनेट अमाउंट होना चाहिए। 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, वो अमाउंट डेफिनेट होना चाहिए जो आपको अपने दिमाग में फिक्स करना है, क्योंकि इसका साइकोलॉजिकल रीजन है। जब अमाउंट को आप फिक्स करते हैं तो वो डेफिनेट हो जाता है। अब स्टेप नंबर 2 आती है। आपने अमाउंट फिक्स कर लिया कि आप कितना पैसा चाहते हैं। अब स्टेप नंबर 2 आती है कि आपको एग्जैक्टली ये तय करना है कि जो आपकी ये डिजायर है कि आप इतना पैसा चाहते हैं, तो उसको पाने के लिए आपका इंटेंशन क्या है, कि आप क्या देना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई रियलिटी नहीं है जिसे हम बोल सकें समथिंग फॉर नथिंग। तीसरी स्टेप ये है कि अब आपको स्टैब्लिश करना है कि भविष्य की वो कौन सी डेट होगी जब आपको ये जो आपने डिजायर किया है कि इतना अमाउंट आप अपने पोजीशन में चाहते हैं, वो कब आप चाहते हैं। चौथी स्टेप आती है कि आपको एक डेफिनेट प्लान बनाना है, ताकि आपने जो इच्छा की है, इतने अमाउंट को आप पोजीशन में लाना चाहते हैं, उसका एक डेफिनेट प्लान बनाना है आपको, और उस पे अमल में लाना है इमीडिएटली। आप तैयार हैं, तैयार नहीं हैं, डजंट मैटर, बट उस एक्शन प्लान को आपको एक्शन में लाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक मार्केट के द्वारा ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके जो भी अमाउंट आपने तय किया है उसे पाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेट प्लान ये हो सकता है कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चालू इमीडिएटली स्टार्ट करना होगा। अब फिफ्थ स्टेप आती है कि अभी तक जो आपने किया है उसको एक स्टेटमेंट के रूप में ट्रांसलेट करना है। आपको एक प्रिसाइज और कंसाइज स्टेटमेंट तैयार करना है जिसमें होगा ये लिखा हुआ कि आप कितना अमाउंट पाना चाहते हैं, किस डेट तक पाना चाहते हैं, और उसके लिए आप क्या इंटेंशन रखते हैं कि इस मनी के अगेंस्ट में आप क्या देना चाहते हैं, और साथ में आपको क्लियर अपने एक्शन प्लान को डिफाइन करना होगा जिसके माध्यम से आप इस गोल को अचीव करना चाहते हैं जिसका आपने इच्छा जाहिर की है, डिजायर जाहिर की है। अब आती है 6th स्टेप। छठवीं स्टेप ये है कि जो आपने अभी कंसाइज तरीके से प्रिसाइज स्टेटमेंट को जो लिखा है उसे आपको 2 बार पढ़ना है। एक जब आप सोने जाते हैं, और एक जब आप सुबह सो के उठते हैं, उस समय पे इसे पढ़ना है। और मन में नहीं पढ़ना है, इसे लाउडली पढ़ना है। और जब पढ़ रहे हैं उस समय आपको इमेजिन करना है, देखना है, फील करना है और विश्वास करना है
कि आपके पास जो आपने गोल सेट किया है कि इतना मनी आपके पोजीशन में रहना चाहिए, उसे आपको बिलीव करना है और फील करना है। ये जो 6 स्टेप्स आपके साथ शेयर की मैंने, इसको थॉमस एडिसन ने एग्जामिन किया है और अप्रूव किया है। साथ में एंड्रयू कार्नेगी ने इसे अपने जीवन में उतारा है, जो एक मजदूर थे स्टील फैक्ट्री में, और जो बाद में स्टील जायंट बने और दुनिया के एक सबसे अमीर व्यक्ति में से थे एंड्रयू कार्नेगी। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के क्लाइमेक्स की तरफ पे। और नेपोलियन हिल के चैप्टर 2 जो डिजायर का चैप्टर है, उसमें भी ये क्लाइमेक्स के रूप में नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में प्रेजेंट किया है। नेपोलियन हिल एक व्यक्ति को 24 सालों से जानते थे। जब उस व्यक्ति का जन्म हुआ था तो बर्थ के समय में उसके कान नहीं थे, फिजिकल ईयर्स नहीं थे। डॉक्टर्स लोगों ने बोला कि ये बच्चा कभी सुन नहीं पाएगा, कभी बोल नहीं पाएगा, लेकिन नेपोलियन हिल ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाई कि ये बच्चा बोल भी पाएगा, सुन भी पाएगा, और उन्हें हक था ये बोलने का और ये सोचने का और ये स्ट्रॉन्ग डिजायर रखने का, क्योंकि वो बच्चा कोई और नहीं, नेपोलियन हिल का अपना बच्चा था। नेपोलियन हिल ने हार नहीं मानी। इस पल्सेटिंग डिजायर के साथ में वो बच्चा जब बेड पे जाता था तो उसे स्टोरी सुनाया करते थे। वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, इम्पॉसिबल वर्ड को उन्होंने अपने डिक्शनरी में से निकाल दिया था और वो लगातार उस चीज को करते गए। कुछ दिन बाद बच्चे ने थोड़ा रिस्पॉन्स करना चालू किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब घर में म्यूजिक बजता है तो बच्चा रिस्पॉन्स देता है, और एक दिन ऐसा आया कि बच्चे ने, उन जमानों में ग्रामोफोन को विक्ट्रोला कहा जाता था, 1920s की बात होगी, तो बच्चे ने विक्ट्रोला के स्टैंड पर अपना दांत लगाया और दांत लगाने के बाद उसका जो रिएक्शन था उससे समझ में आया कि बच्चा कुछ महसूस कर रहा है म्यूजिक को, सुन रहा है म्यूजिक को। और जब डॉक्टर से बात को कंसल्ट किया गया तो डॉक्टर ने बोला यस, बोन के द्वारा कंडक्शन होता है। और तब नेपोलियन हिल को पता लगा बोन कंडक्शन के बारे में। तब भी डॉक्टर ने बोला कि मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है कि ये बच्चा नॉर्मल तरीके से सुन पाएगा या बोल पाएगा। बट अल्टीमेटली नेपोलियन हिल लगे रहे अपने प्रयास में, और एक दिन ऐसा आया कि बच्चा सुन भी पा रहा था, बोल भी पा रहा था, अपने पैरों पे खड़ा था। कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया में इम्पॉसिबल नाम की चीज कुछ भी नहीं होती है। जब राइट ब्रदर्स ने सोचा कि मैं उड़ना चाहता हूं तो लोगों ने हंसा कि ये संभव नहीं है, लेकिन आज हम और आप एयरप्लेन में जाते हैं, दुनिया भर में एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे हैं, और वो हुआ सिर्फ कि उस व्यक्ति ने, राइट ब्रदर्स ने डिजायर किया और इन्वेंट किया कि हम आज उड़ पा रहे हैं। इस वीडियो में जो स्टेप्स के बारे में मैंने बताया, जो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो से आधारित है, तो इसके बारे में जिक्र जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियोस में भी किया गया है। उसमें मैंने एक सेंटेंस को फ्रेम करके दिखाया है, क्योंकि अधिकतर जो ऑडियंस हैं इस चैनल के, वो ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, और शायद वो एक्शन प्लान में स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करके या फिर ट्रेडिंग करके वो अपने गोल को अचीव करना चाहेंगे। तो मैंने एक सेंटेंस बना के जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल वीडियोस में बताया था। अब आप में से बहुत लोग मेरे से पूछेंगे कि कौन से वीडियो नंबर में जीरो टू हीरो की ये बताया गया था। तो सही मानों में मुझे भी याद नहीं है कि किस वीडियो में मुझे बताया गया था, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति के विचार ये आता है कि वो वीडियो जिसमें वो सेंटेंस बना के बताया गया था, तो उसका स्टॉक मार्केट की एनालिसिस को सीखने का डिजायर जो है वो स्ट्रांग नहीं है, पल्सेटिंग नहीं है, क्योंकि वो पहले से शॉर्टकट जाना चाहता है कि उस वीडियो को हम बता दें तो उसे देख लें। जबकि आप पूरा कोर्स अगर स्ट्रक्चर तरीके से करेंगे, जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट करके, तो ऑटोमेटिकली उस वीडियो में पहुंच जाएंगे जहां पे इस बात की चर्चा की गई है।
आप में से अगर किसी को याद है कि किस वीडियो में मैंने उस बारे में चर्चा की थी, 6 स्टेप्स के बारे में, और एक स्टेटमेंट बना के बताया था कि क्या एक संभावित स्टेटमेंट होना चाहिए अगर आप दुनिया के सबसे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं और उसके माध्यम से आप स्टॉक मार्केट में एक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और जो आपने गोल सेट किया है उस वेल्थ को एक्वायर करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।